नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। इसके साथ ही साथ बात करेंगे तमाम खबरों पर क्या है हमारे संवाददाताओं का मत, क्या है उनका विश्लेषण तमाम खबरों पर अपने खास सेगमेंट्स रिपोर्टर्स डायरी के जरिए। इसके साथ ही साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में आज भर रहे हैं चुनावी हुंकार और अब स्टार प्रचारकों ने भी 5 राज्यों के चुनावों में कमान संभाल ली है। थम नहीं रहा है इंडिया गठबंधन का घमासान, यह भी होगी आज हमारी चर्चा का विषय। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी हमलावर हुई है, तो बात करेंगे 5 राज्यों के चुनावों की भी। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अब जनता के बीच जा रहे हैं, इन सब विषयों पर बात करेंगे। तमाम सवाल और जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। चुनावी राज्यों में प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के कांकेर में कर रहे हैं विजय संकल्प महारैली, तो वहीं तेलंगाना में राहुल गांधी ने केसीआर सरकार पर बोला हमला। आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी को भेजे लिखित जवाब में 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त होने की बात कही। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद पर हवाला से जुड़े केस में ईडी के छापे। केजरीवाल के पेश न होने पर बीजेपी हुई हमलावर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा, अगर कुछ गलत नहीं किया तो ईडी के सवाल से क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल। और लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश हुई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का है सांसद पर आरोप। और नहीं खत्म हो रहा है इंडिया गठबंधन का घमासान। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा गठबंधन में नहीं हो रहा कोई काम। बिहार में नीतीश कुमार ने दिखाई लालू यादव के अंधेर नगरी की याद। टीचर्स भर्ती पर आरजेडी और जेडीयू में क्रेडिट लेने की होड़। तो सबसे पहले बात करेंगे 5 राज्यों के चुनावों की और अब किस तरह से स्टार प्रचारक जनता के सामने नमूदार हो रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। बात करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में चुनावी हुंकार भर रहे हैं, तो राहुल गांधी आज तेलंगाना में रहे। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचा। अब राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने संभाल ली है कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में विजय संकल्प महारैली को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में उसको लेकर बहुत चर्चा भी है। प्रधानमंत्री कांकेर में खेल मैदान गोविंदपुरी से विजय संकल्प महारैली में जनता को संबोधित करेंगे और बीजेपी का पक्ष रखेंगे जनता के सामने। वहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। तो राहुल गांधी ने तेलंगाना में चुनावी सभा को संबोधित किया है और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने केसीआर सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए और मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है 40 सीटों के लिए, और इन सीटों के लिए प्रचार जोरों पर है। तो छत्तीसगढ़ की 20 सीटें जो पहले चरण में जाएंगी चुनाव प्रचार मतदान के लिए, और मिजोरम की 40 सीटें वहां भी 7 नवंबर को मतदान होना है। तो इन सीटों के लिए प्रचार जोरों पर है। और बात करेंगे हमारे साथ में हमारे संवाददाता सोमेश पटेल इस वक्त रायपुर से जुड़े हुए हैं इस खबर पर। सोमेश, किस तरह का इस वक्त सियासी घमासान आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, खासतौर पर स्टार प्रचारकों के विशेष संदर्भ में प्रधानमंत्री की सभा कितनी विशेष होने जा रही है आज? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले के कांकेर जिले पहुंचे हैं, जहां आज पीएम मोदी 4 महीने में पीएम मोदी का 5वां छत्तीसगढ़ दौरा है। कांकेर जिले के गोविंदपुर मैदान में एक विशाल सभा को संबोधित कर रहे हैं और इस हाई प्रोफाइल दौरे को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल जवानों की पूरी तरह से अलर्ट कर रखा है।
चप्पे चप्पे पर पुलिस और बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कांकेर जिले की तीनों विधानसभा सीट समेत कांकेर लोकसभा की 8 सीटों पर इस समय कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा अपने पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश भी है, क्योंकि बस्तर में 70% जनजातीय समुदाय हैं। भतरा, मुरिया, धुरवा समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग की 12 सीटों में 11 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति, एसटी और 1 सीट सामान्य है। प्रदेश में कुल 90 विधानसभा सीट हैं। जिले में 39 सीटें आरक्षित हैं। 39 में 29 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित है और 29 में से 12 सीटें बस्तर संभाग को है। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर काफी यहाँ पर देखा गया है। जी थोड़ी समीकरणों की बात कर लें उमेश, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि जिसने बस्तर जीत लिया उसके लिए सत्ता का रास्ता आसान हो गया और पिछले कुछ चुनावों में यह साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो सारी कवायद इस वक्त बस्तर के लिए और खासतौर पर जो पहले चरण के लिए जो 20 सीटें हैं उसके लिए हो रही है। किस तरह के चुनावी मुद्दे आप देख पा रहे हैं इन सीटों पर? कहते हैं अगर किसी भी पार्टी को अगर जीत हासिल करना है तो सत्ता की चाबी बस्तर के पास होती है, क्योंकि पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा और करीबन 12 सीटों पर यह मतदान होगा और दुर्ग संभाग में 8 सीटें हैं। करीबन 39 लाख मतदाता यहां पर मतदान करेंगे। बस्तर में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा धर्मांतरण का इस इलाके में मुद्दा है। स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर आपस के गांव के लोग एक दूसरे से विवाद की स्थिति कर रहे हैं, क्योंकि धर्मांतरण जो सबसे बड़ा इस इलाके में फैला हुआ है, कांकेर, नारायणपुर, जगदलपुर, तंतेवाड़ा का यह इलाका धर्मांतरण को लेकर इस इलाके में विवाद की स्थिति है। यहाँ बस्तर में सबसे प्रमुख मुद्दा है तेंदुपत्ता बोनस को लेकर। बीजेपी की गवर्नमेंट में 25 रुपए तेंदुपत्ता का बोनस दिया जा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस की सरकार आती है तो 4000 रुपए तेंदुपत्ता बोनस देने की बात कही। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्थिति यह है कि उन इलाकों में जो आदिवासी लोग हैं उनका कहना है कि अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आते हैं लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचता। साफ तौर पे ये जो बस्तर का जो क्षेत्र है इस इलाके में घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। घोर नक्सल प्रभावित इलाके को देखते हुए यहाँ पर चुनाव मतदान कराना भी अपने आप एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। जी निश्चित तौर पर फ्री बीज को लेकर के आपने कहा तेंदुपत्ता के जो रेट्स बढ़ाने की बात कही, उस तरह से तमाम सारी घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से की गई हैं, कुछ बीजेपी की तरफ से भी की गई हैं। फ्री बी की जो घोषणाएं हैं उनको लेकर के किस तरह से जनता का रुख है, क्योंकि जिसको कहते हैं कि जनता भी अब धीरे धीरे समझदार हो रही है, उसको पता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हर चीज की कुछ ना कुछ कीमत जरूर होती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तमाम वादे किए थे, लेकिन साफ तौर पे बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र है उसे पूरा नहीं किया। 5 साल तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अभी सरकार है, क्योंकि इससे पहले 3 वर्ष तक बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन जो इन्होंने केंद्र की योजना को लेकर यहाँ पर जो राज्य की सरकार है वही लोगों के बीच में जाकर, जो कांग्रेस की सरकार है लोगों के बीच में जाकर उसी अपनी बातों को बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी भी यहाँ पर पूरी तैयारी है। बीजेपी भी लगातार जो इन्होंने 15 साल में लगातार विकास किया था उन मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है और अपनी बातों को रखती है। जी एक आखिरी सवाल का जवाब संक्षेप में। आज प्रधानमंत्री की रैली है वहां पर, शायद अगर बड़े नेताओं में देखा जाए, टॉप शॉट्स में, दिग्गज नेताओं में, तो आज शायद प्रधानमंत्री के अलावा और किसी भी पार्टी का कोई दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ में प्रचार करता हुआ नहीं दिख रहा है। कितना असर वोटर्स पे पड़ेगा और कितना असर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल पर, उनके उत्साह को बढ़ाने वाला होगा ये दौरा? देखिए, बस्तर संभाग शुरू से एक घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा है और कांकेर में आज प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं इस इलाके में, कुछ दिन पहले राहुल गांधी कांकेर पहुंचे थे, उन्होंने चुनावी घोषणाएं करके निकल गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा ये कांकेर जिले के लिए सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी वर्ष में भी प्रधानमंत्री लगातार जिले में दौरा कर रहे हैं। जी उमेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आपने विस्तार से वहां के समीकरणों से लेकर मुद्दों तक पर सब पे विस्तार से बात की है। और बात करेंगे गठबंधन की गहरी होती दरारें, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे गठबंधन की गहरी होती दरारें। लगातार जो इंडी गठबंधन है उसमें जो दरारें हैं ये आपस में खींचतान दिखाई दे रही है। इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार का कहना है कि ये गठबंधन नाम का रह गया है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी असेंबली चुनावों में व्यस्त है। तो नीतीश कुमार को इस बात की को लेकर के कहीं ना कहीं उनको रंज है इस बात का। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कांग्रेस के मुकाबले अपने उम्मीदवार को मध्य प्रदेश में उतारा है। मध्य प्रदेश में उन्होंने 5 उम्मीदवार उतारे हैं और आगे की भी वो सीटें कह रहे हैं घोषित करेंगे। नीतीश कुमार की नाराजगी यह है कि उन्होंने विपक्षी एकता की जो शुरुआत की थी वो कहीं रास्ता भटक गई है। नीतीश कुमार के दर्द को समझा जा सकता है। पटना में उन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी, लेकिन 3 बैठकों का नतीजा असेंबली चुनाव में फ्रेंडली फाइट के रूप में सामने आया है। 3 बैठकें हुई लेकिन फ्रेंडली फाइट हो रही है। उधर बिहार महागठबंधन में पार्टियों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। शिक्षक भर्ती पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है जेडीयू और आरजेडी के बीच में। 1 लाख शिक्षकों के नियुक्ति पत्र को लेकर आरजेडी ने अपने नेता तेजस्वी यादव को क्रेडिट देने के लिए अभियान तेज किया, तो जेडीयू इससे नाराज हो गई। आरजेडी और जेडीयू के बीच श्रेय लेने की होड़ के बीच नीतीश कुमार ने अब मोर्चा संभाला है। नीतीश ने कहा है कि क्रेडिट सिर्फ सरकार का है, इसमें कोई अपने दल को ना लेकर बीच में आए। तो नीतीश का कहना है कि सरकार ने काम किया है और क्रेडिट सरकार का होना चाहिए। नियुक्ति पत्र देने के लिए सजे स्टेज पर सिर्फ सरकार के मुखिया नीतीश कुमार का फोटो लगा हुआ है, यानी कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव की फोटो नदारत है। हालांकि आरजेडी को इससे भी नाराजगी है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को कई बार बच्चा कह चुके हैं। जानकार मानते हैं कि यह नीतीश कुमार की वजूद बचाने की जंग है। बिहार में ड्राइविंग सीट पर वे खुद को देखना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें हैं और वो ऐसा माना जा रहा है कि अपना राजनीतिक वजूद संभालने के लिए ये सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि आरजेडी तेजस्वी को ही अपना सब कुछ मानती है। उसका मानना है कि उसके नेता तेजस्वी हैं और उनकी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। नीतीश की नाराजगी इंडिया गठबंधन में भूमिका को लेकर भी है। उन्हें अब तक कांग्रेस ने गठबंधन के लिए कन्वीनर नामित नहीं किया है। एनसीपी नेता शरद पवार कहते हैं कि राज्यों में यह मुकाबला दिखेगा, लेकिन 2024 के चुनाव में गठबंधन मजबूती के साथ चुनौती देगा। तो राज्यों में यह मुकाबला रहेगा, ये शरद पवार कह रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में सब एक हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन गठबंधन के एक प्रमुख नेता उमर अब्दुल्ला ईडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं देखते हैं। ये एक नया बयान है और इससे जब हम कहते हैं कि इंडी गठबंधन में दरार है तो इस बात को इसी तरह से समझा जाना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक नेताओं के बयान इस तरह से आ रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला का बयान आया है कि जो इंडिया गठबंधन है उसका कोई भविष्य नहीं है। फिलहाल शिक्षक भर्ती घोटाले को माफ कीजिएगा, शिक्षक भर्ती को लेकर के 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है पटना में और उसको लेकर के अब घमासान तेज हो गया है कि ये किसके वजह से है, यानी कि क्रेडिट लेने की होड़ है। इस पर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आइए सबसे पहले ये सुनते हैं। खाली बिहार में कितना काम हो रहा है वो तो छपना नहीं है। अगर वो खाली हम लोग जो काम करते हैं उसको नहीं, तो जितना पटिया है अपने तरफ से छपवा देता है कि हम ही कर दिए। हम क्रेडिट लेते हैं कि हम किए हैं? आप बोलिए ना, हम तो राज्य सरकार का ना क्रेडिट लेते हैं जी, अपना व्यक्तिगत कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं। पहले तो खूब छापते थे आप लोग, अब आजकल बिल्कुल नीचे कर दिया है। तो ठीक है, कितना नीचे कर देगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम तो काम करते रहेंगे। और नीतीश कुमार ने इससे पहले कहा कि 20 वर्ष पहले की जो अंधेर नगरी की जो राज की जो याद थी वो भी उन्होंने दिलाई। फिलहाल बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनते हैं। प्रदर्शन है
बिहार के प्रतिभाओं के साथ एक मजाक है, एक खिलवाड़ है। जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उसको ये सर्टिफिकेट देंगे? कितने बिहारी को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं और किन लोगों को दे रहे हैं? आप खुल करके इनके प्रतिभाओं का हनन कर रहे हैं। 4.25 लाख बहाली एक साथ करते तो आपकी सीट खाली रह जाती है। क्यों? आपकी नीयत में खोट है। आप जिसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसमें कई आपत्ति और कई तरह के शिकायत आया, उसका समाधान आपने नहीं किया। हड़बड़ी में ये कई गड़बड़ी कर दिए हैं। तो कह रहे हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी है। लेकिन फिलहाल अगर इंडी गठबंधन की एक बात फिर से करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का जिक्र किया था हमने। आखिर उन्होंने कहा क्या? वो कहते हैं कि गठबंधन ऐसे नहीं चलते हैं और ये गठबंधन ऐसे नहीं चलेगा। वैसे देखा जाए तो अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की हालत थोड़ी पतली है, अंदरूनी झगड़े देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो बहुत से घटक दल हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये हमारी फ्रेंडली फाइट है और इसके बाद जब हम इस फ्रेंडली फाइट में हार जीत हो जाएगी तो उसके बाद देखेंगे क्या है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी बीजेपी से। धनंजय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता हैं। विजय कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार जुड़े हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। विनोद जी, आपके साथ शुरू करना चाहेंगे। ये जो कहते हैं, एक दोहा आपने सुना होगा, कहीं रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, वाह डोलत रस आपने जाके फाटत अंग। तो अपने अपने रस में डोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी इंडी गठबंधन की हालत जो है वो पतली है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आएगी तो देख लेंगे। और उसके बावजूद शरद पवार कह रहे हैं उनको पूरी उम्मीद है और कांग्रेस के साथियों को भी उम्मीद है कि ये लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो उसमें सब ठीक हो जाएगा। कैसे आकलन करेंगे इसका? निखिल, मैं बिल्कुल आपके ही दोहे से आता हूं जो आपने पढ़ी है। तो नीतीश कुमार आज ही सीपीआई की एक मीटिंग में वो शामिल हुए थे और उस मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो है कहाँ और क्या काम कर रहा है। वाकई में वो कोई ऐसा ये नहीं कह रहे थे, एग्जैगरेट तो नहीं कर रहे थे कि बिल्कुल आप ये देखिए कि मुंबई के अधिवेशन के बाद उनके बाद तो ये कहीं से चर्चा में भी नहीं है। सिर्फ ये चर्चा में है कि राज्यों में हो रहे चुनाव में सीट शेयरिंग को लेके जो इनके बीच में तू मैं हो रही है। बाकी गठबंधन के नाम पर तो इनका कुछ भी नहीं हुआ। जो कन्वेनर बनना था, जो उनका ऑफिस यहाँ दिल्ली में सेक्रेटेरिएट होना था, जो इनकी कमेटियाँ बनी थी, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार तो बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ और कहीं भी कुछ ये प्रोग्रेस करते हुए नहीं दिखाया गठबंधन। लेकिन जो आपने अपनी रिपोर्ट में उनका दर्द पढ़ा है, उसका दर्द समझिए कि नीतीश कुमार लगातार कोशिश में रहे थे कि कम से कम इंडिया गठबंधन का श्रेय तो उनको जाता है कि पटना में उन्होंने 18 दलों को एक मंच दिया और उनके सारे लोगों को एक साथ बैठने और बोलने और अपने एजेंडे को सामने में रखने के लिए कहा। और इसी तरह से ये इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई और बेंगलोर से लेते हुए मुंबई तक में ये अधिवेशन अभी तक चला है। लेकिन अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार को कन्वीनर तो ही बनाया गया। तो नीतीश कुमार अभी यही कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के जो ओरिजिनलिटी है उसको वो कभी भी ऐसे छोटे छोटे पार्टियों को एक जगह कर ही नहीं सकती। क्योंकि उन्होंने ये बात का दावा किया है इसी बात पे बोलते बोलते कि ये सोशलिस्ट का ही एक कैरेक्टर है जो सबके साथ में मिलके, सबको साथ में मिला के आगे बढ़ने का और गठबंधन बनाने का मुद्दा रखता है। लेकिन नीतीश कुमार ये इस बात को छुपा लिए कि इस देश में जब कभी भी गठबंधन बना है तो सोशलिस्टों ने ही उसको तोड़ा है। तो ये सोशलिस्ट तो कभी एक गठबंधन बना के रह ही नहीं सकते। शायद इस बात को नीतीश कुमार क्रेडिट नहीं देते हैं, वो सिर्फ अपनी बात कहते हैं। दूसरी बात, जब आप अपनी रिपोर्ट में पढ़ रहे थे कि ये गठबंधन तक ही ये लड़ाई सीमित नहीं है। जो आप शिक्षक भर्ती का भी ये बात बता रहे थे, ये सच में बिहार के लिए एक बहुत बड़ा आज का दिन है कि आप गांधी मैदान में आपने 1 लाख से ज़्यादा नौजवानों को आपने एक नियुक्ति पत्र दिया है। लेकिन उसके लिए क्रेडिट की ये हो रहा है कि आज आप अखबार पे देखेंगे कि वहाँ के सारे हिंदी के अखबारों में जो इश्तेहार छपा है बिहार सरकार का, उसमें सिर्फ नीतीश कुमार है। उसमें कहीं से डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी नहीं है, जबकि तेजस्वी की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार अभी भी उसी के रहमो करम पर वहाँ चीफ मिनिस्टर है। तो अब अगर नीतीश कुमार को ये संकट है कि ये ड्राइविंग सीट की बात जो आप बता रहे थे कि ये ड्राइविंग सीट पे जो आरजेडी की कोशिश है कि वो सीधे सीधे तेजस्वी वहाँ बैठते हुए दिखे या तेजस्वी का वहाँ चले, तो नीतीश कुमार ने कई बार कह दिया है कि हमारे जाने के बाद ये उत्तराधिकारी तो हमारा तेजस्वी ही है, लेकिन तेजस्वी अभी बच्चा है।
तो जब वो बच्चा कहते हैं तो ये बात कम से कम आरजेडी को चुभती है। और कल की बात जब ये एक मीटिंग में, जब पावर के कॉर्पोरेशन की एक मीटिंग थी पावर बोर्ड की, तो नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लोगों को याद रखना चाहिए कि 20 साल पहले की हालत यहाँ क्या थी। यहाँ 7 बजे के बाद लोग घर चले जाते थे, अंधेरा था। इस तरह की बात करते हुए उन्होंने आरजेडी के जो 20 साल पहले का रूल था वो भी उन्होंने दिखा दिया कि ये नीतीश कुमार है जो बिहार में, नीतीश कुमार है कि बिहार में बहार है। जी निश्चित तौर पर। और अब यहाँ से लिए चलेंगे, आप लोगों को अपने गेस्ट को रोकेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ से लिए चलेंगे आपको कांकेर, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी एक झलक यहां कांकेर में भी दिख रही है। आप इतनी बड़ी तादाद में हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज बस्तर की इस पावन धरती से मुझे भी भाजपा के संकल्प के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। भाजपा का संकल्प हर गरीब, आदिवासी, पिछड़े के हितों की रक्षा करना है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। आप याद रखिए, कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ ने भरी हुंकार, छत्तीसगढ़ ने भरी हुंकार, छत्तीसगढ़ ने भरी हुंकार। मेरे परिवारजनों, कल ही छत्तीसगढ़ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। छत्तीसगढ़ के लोगों और भाजपा ने साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। कितनी ही चुनौतियों से लड़ते हुए हमने छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, वो यहां की भाजपा सरकार से दुश्मनी निकालती रही। लेकिन फिर भी हम छत्तीसगढ़ को विकास के नए पथ पर ले गए। अब छत्तीसगढ़ 25 साल का होने वाला है और 25 साल होने का मतलब क्या होता है? परिवार में बेटे बेटियों के जीवन में भी ये 25 साल आयु वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री
या मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य का फैसला करने का चुनाव है। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए, और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। आपने बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही फायदा हुआ है। कांकेर के, बस्तर के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला? छत्तीसगढ़ के लोगों को कांग्रेस ने टूटी फूटी सड़कें दी है। आप लोगों को कांग्रेस ने बीमार, बदहाल स्कूल, अस्पताल दिए हैं। कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो आप देख रहे थे कांकेर से, छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि अगर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है तो सिर्फ इस बात को समझिए कि विधायकों को वोट नहीं देना है, बल्कि बीजेपी की सरकार अगर बनानी है तो बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा। और उन्होंने तमाम बातें कहीं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि इंडी गठबंधन में आखिर ये दरार क्यों बढ़ रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान, एक बीजेपी से, कांग्रेस से और हमारे संपादकीय सलाहकार हमारे साथ बने हुए हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा कर रहे थे कि जो इंडी गठबंधन है आखिर उसमें ये दरार क्यों सामने बार बार आ जाती है, ये कहें कि ये दरार और गहरी बार बार क्यों हो रही है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम एक बार फिर से आपका उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा बने हुए हैं, कांग्रेस नेता विजय कौशिक और धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं। विजय कौशिक जी, आपके पास आएंगे। आप देख रहे हैं कि जो इंडी गठबंधन के घटक दल हैं या तो वो आपस में लड़ रहे हैं,
कहीं प्रदेशों में आप देख रहे हैं, और या तो फिर जब उनको फुर्सत मिलती है तो वो कांग्रेस पर हमला कर देते हैं। नीतीश कुमार ने अभी यही किया है। तो ये इस तरह कैसे चलेगा? आपका ये गठबंधन आपस में लड़ रहा है और अब तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमारी स्थिति बड़ी वीक है। क्लास बाहर होते हैं तो तमाम तरह की उदंडता करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्लास के अंदर आते हैं वैसे ही वो सब ठीक हो जाते हैं। तो हमारा जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव और ये सभी को पता है। ये कांग्रेस की क्लास है क्या? विधानसभा चुनाव को लेकर विजय जी ये कांग्रेस की क्लास है क्या? ये कांग्रेस की क्लास है क्या? क्लास टीचर कौन रहेगा, उसमें प्रिंसिपल कौन रहेगा, ये सब कांग्रेस तय कर रही है शायद। कि भी कांग्रेस और जितने भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस है, जिसमें विजय जी आपकी आवाज बहुत ठीक से नहीं आ रही है। आपसे आपकी आवाज बहुत ठीक से नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपके नेटवर्क में सुधार हो सके। पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर से आपको वो ऐड करें। फिलहाल धनंजय गिरी के पास आ रहे हैं। धनंजय जी, जो इनिशियल कमेंट्स आपने सुने वो कह रहे हैं कि ये ऐसी क्लास है जहां पे बच्चे अगर बाहर होते हैं तो उद्दंडता करते हैं, लेकिन अगर एक बार वो क्लास के अंदर आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही शरद पवार भी कह रहे हैं, यही कांग्रेस की उम्मीद है कि जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बीजेपी की नीति साफ साफ है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित है हम लोग, और राष्ट्र सेवा की आगे में अपनी संविधा बना करके रत हैं, लगे हुए हम लोग लगातार। और जो स्वार्थ के आधार पर अगर कोई गठबंधन बनता है, अल्पकालिक आदर्शों में दीर्घकालिक संबंध नहीं बन पाते। ये जो कांग्रेस से अलग हुए दल, आज कांग्रेस को ही अपना कांग्रेस उनसे बल लेना चाहती है। जो दल अलग हुए, जैसे तृणमूल कांग्रेस बना, तृणमूल का मतलब ग्रासरूट कांग्रेस में बंगाल में कांग्रेस खत्म हो गई, और उसी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस बना, वहां कांग्रेस खत्म हो गई। तो कांग्रेस पार्टी अपने अमर बेलों के द्वारा ही चूस ली गई, खत्म कर दी गई। कांग्रेस आज छोटे छोटे राजनीतिक दलों के सामने घुटने टेके हुए हैं। वो कांग्रेस को, जितने क्षेत्रीय दल हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को देनी होगी कुर्बानी, कांग्रेस से वो कुर्बानी मांग रहे हैं। कांग्रेस की कुर्बानी पर वो अपना अस्तित्व खड़ा करना चाहते हैं, और कांग्रेस चाहती है कि उनको जितना ज्यादा समेट सके। ये एक दूसरे के सर्वाइवल की लड़ाई है। नेता विपक्ष का कौन होगा, लड़ाई इसकी चल रही है। राष्ट्र नायक और राष्ट्र नेता तो इस राष्ट्र से पहले से चुना हुआ है। वो दुनिया में आज जिस नाम का डंका बज रहा है, नरेंद्र मोदी आज सबल स्फूर्त और स्वस्मृत भारत का, जो भारत के वैभव को प्राप्त हो रहा है, जिस जगह पर पहुंच रहा है भारत, वो भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें कोई नेता नहीं चुना। उन्हें तो इस देश के गांव गरीब किसान नौजवान ने अपना नेता चुना है, क्योंकि उनके लिए कोई किताबी बात नहीं, उनके लिए भोगा हुआ यथार्थ है। जो देश को जिस परिस्थितियों से लेकर को आगे बढ़ रहे हैं, 10वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, 5वीं से 3री पर पहुंचने का जो लक्ष्य है, जो गांव गरीब किसान नौजवान का विकास हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में बैठा हूं मैं, अभी हमारे चुनाव चल रहा है, और जिस ढंग का विकास हुआ है, आप गांव गली मोहल्ले कस्बों में जहां भी जाएंगे, वो जिस ढंग से पूरे राष्ट्र का एक एक कण कण अनुप्राणित हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश का विकास किया, विकास की एक नई इबारत लिखी है, एक नए लक्ष्य पर, एक नए मिशन पर लेके चले गए हैं। कांग्रेस उसमें कहीं नहीं, राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी कांग्रेस आज छोटे छोटे राजनीतिक दलों के सहारे पर, हाशिए के दलों के, हाशिए का हाहाकार करते दलों के सामने भी चित्कार कर रही है। और वो भी कह रहे हैं कि आपको टाइम नहीं हमसे बात करने का। छोटे छोटे राजनीतिक दल आज कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को आंख दिखा रहे हैं, तो ये कांग्रेस के निर्बल हो चुके का प्रमाण देता है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय दल हुआ करता था वो आज निर्बल हो चुका है। और इसका और एक तरफ हमारे पास जो निर्मल नेतृत्व है, उस निर्मल नेतृत्व में जिसमें गांव गरीब किसान नौजवान की चिंता है, भारत के विकास की चिंता है, एक एक व्यक्ति की चिंता है, एकात्म मानव दर्शन को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में उतारा है, और जिस तरह से भारत का विकास कर रहे हैं, जिस तरह से दिन प्रतिदिन भारत ने नई ऊंचाइयां छू रहा है। आप ही की इस दुआ को मैं रिपीट कर देता हूं, वो बिल्कुल सही आपने कहा कि कहो रहीम कैसे हो केर बेर के संग, हम जब लिप्टन चाहते हैं तो फाड़त हो अंग। तो एक दूसरे का अंग फाड़ने का काम चल रहा है। यहाँ तो दूसरे फाड़ा तो फाड़ा, यहाँ तो पार्टी में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का काम चल रहा है। यहाँ कमलनाथ जी कह रहे हैं दिग्विजय के कपड़े फाड़ो, उनको तो छोड़ो, उनके बेटे के भी कपड़े फाड़ो।
तो इस तरह की जहां पर चल रहा है, जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है और कांग्रेस के कुचक्रों से इस देश को मुक्ति आज जो मिली है और अलग अलग प्रदेशों को मुक्ति मिली है, उस कुचक्रों से मुक्ति पा करके भारत जो जीवंत और प्राणवंत हो रहा है, उसमें अब किसी के लिए कोई राजनीतिक स्पेस बचा नहीं है। गांव गरीब किसान नौजवान हर व्यक्ति के मन में आज भारतीय जनता पार्टी की जो छवि बनी है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति लोगों के मन में आस्था और श्रद्धा का भाव जगा है, उसे हम दावे के साथ कहते हैं। और विपक्षी दलों की स्थिति तो ये है कि वो चमकना चाहते हैं चांद की तरह, लेकर रोशनी उधार की, दूसरे की रोशनी हम पे पड़े और हम चमक उठे। नीतीश कुमार जीवन भर यही काम किए हैं, वो दूसरे की रोशनी से खुद को चमकाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने जीवन खपा दिया, नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे रहे। आज वो चाहते हैं कि आरजेडी यही काम करे, और आरजेडी भी जानती है कि नीतीश कुमार हुए किसके, नीतीश कुमार जिधर सत्ता मिली उधर किसके। तो नीतीश कुमार पर अनट्रस्टवर्दी का एक ऐसा छप्पा लगा हुआ है कि आरजेडी भरोसा करने को तैयार नहीं। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया धनंजय जी, आपका पॉइंट आ गया। विजय कौशिक जी एक बार फिर से जुड़ गए, उम्मीद करते हैं आपकी आवाज आएगी। विजय कौशिक जी, धनंजय जी ने कहा कि आप लोग कांग्रेस चमकना तो चाहती चांद की तरह, लेकिन उधार की रोशनी के बदौलत। उनका कहना है कि ये जो पूरी कांग्रेस से कुर्बानी मांग रहे हैं क्षेत्रीय दल, और उसी के बदौलत ये कर रहे हैं। दरअसल ये क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच में अस्तित्व की लड़ाई है। अगर भाजपा गठबंधन को उधार की रोशनी कहती है तो खुद भाजपा क्या किए हुए है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर था और कुछ क्षेत्रीय दल हमसे राज्यों में भागीदारी मांग रहे थे, जिसको लेकर हमने इनकार कर दिया। तो सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। मैंने कहा ना, अभी ये लोग क्लास से बाहर हैं, जब जैसे ही कांग्रेस की क्लास में वापस लौटेंगे ये सब ठीक से व्यवहार करेंगे। जैसे जैसे 2024 नजदीक आएगा, जितने भी हमारे सहयोगी क्षेत्रीय दल हैं वो निश्चित तौर पर भाजपा के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस की छतरी के नीचे आपको पूरी तरह से एकजुट दिखाई देंगे। अब देखिए हमारा असर देखिए कि राहुल गांधी जी से प्रेरित होकर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में यात्रा शुरू कर रहे हैं, साइकिल यात्रा। इसी तरह से और कई क्षेत्रीय दल काम शुरू कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को अपना धर्म हमारे प्रति निभाना होगा। और ये गठबंधन निश्चित तौर पर देश के रोजगार को लेकर, देश में महंगाई को लेकर और सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर काम करेगा और जीत गठबंधन की होगी। इसलिए जो है आज बेशक मतभेद दिखाई दे रहे हों, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर हम सब एकजुट हैं और किसी को किसी चीज से कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, आपने कुछ बातें बड़ी अब्दुल्ला जी की बात आ रही थी जी, भाई वो कोई ज्योतिषी तो है नहीं कि भविष्य क्या होगा। उन्हें आज से कुछ समय पहले नहीं पता था कि क्या इस तरह का कोई गठबंधन बनेगा। तो भाई गठबंधन बना, मतभेद सामने है, मतभेद दूर भी होंगे और एक मजबूत गठबंधन आपको चुनाव से पहले दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। विनोद मिश्रा आपके पास आते हैं, कुछ बातें। जी जी धनंजय जी आ रहा हूँ, जवाब लूंगा आपसे। विनोद मिश्रा से एक छोटा सा कमेंट चाह रहा हूँ, उसके बाद धनंजय जी आपके पास आऊँगा। विनोद मिश्रा जी, आपने कुछ चीज़ें आपने सुनी विजय कौशिक जी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रेरणा से साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, तो इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे। और साथ ही साथ ये भी चाहेंगे कि इन्होंने कहा बार बार कि कांग्रेस की क्लास में जब आएंगे तो सब ठीक हो जाएंगे, कांग्रेस की छतरी के नीचे। आपको नहीं लगता कि यही सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्रीय दलों की? वो कांग्रेस की क्लास में नहीं आना चाहते, वो नहीं चाहते कि क्लास मॉनिटर जो है या क्लास टीचर जो है वो कांग्रेस रहे। निखिल देखिए दिक्कत यही है कांग्रेस के साथ में, दिक्कत ये है कि जैसे विजय जी जमीन से कटे हुए हैं, वैसे ही सारे उनके आला कमान से लोग, बड़े लोग जो हैं, वो भी जो जमीनी सच्चाई है उसको अंदाज विजय जी करने में जमीन से नहीं कटे हुए हैं। विजय जी शायद सच्चाई कहना नहीं चाहते, मैं ये कहूँ इस मंच पर। विजय जी इसलिए कटे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि विजय जी को ये अभी जो चीज़ें हो रही है सामने में, उनके सामने में अखिलेश यादव ने कैसे चुनौती दी थी जब उनके नेता ने अखिलेश कहा था। जी जी। आज जब वहाँ की हालत ये देखिए कि अखिलेश ने इंडिया गठबंधन से अलग अपना पीडीए बनाया है, और जब वो पीडीए बनाया है तो आप वो देखिए कि वो सीधे सीधे अभी तक तो मुस्लिम और यादव के एक थोक वोट की बात वो करते थे, अब उसके साथ में उसमें दलित और बाकी ग्रुपों को भी, कास्ट के जो इक्वेशन है उसको भी संभालने की कोशिश की है। तो अखिलेश अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसमें कांग्रेस का वो कहीं भी उसमें कोई मदद नहीं चाहता है, क्योंकि वो जान रहा है कि यूपी में ये दोनों प्रयोग जो है वो फेल हो चुके हैं। यूपी को ये साथ पसंद है और यूपी के ये लड़के का आपने देखा होगा पिछले चुनाव में। तो यूपी के लड़के ये नहीं चले, ये बात को अखिलेश को पता है। तो अभी चलने के
के लिए यूपी में अखिलेश को अपने उसने साफ कह दिया है कि हमने इस गठबंधन से हमें कुछ लेना नहीं है। मतलब अखिलेश साफ कर रहे हैं कि वो विजय जी के क्लास में नहीं आने वाले, वो खुद क्लास टीचर है वहाँ। जी। तो वो जब इस बात को समझिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अभी हो क्या रहा है जो विजय जी नहीं कह रहे, मैं उनको थोड़ा साफ कर दूँ। जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, अभी देश में जो 5 राज्यों के चुनाव है निखिल, उसमें लगभग 500 सीटों में कांग्रेस डायरेक्ट फाइट बीजेपी से चाहती है। इट मीन्स कि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है अपने इंडिया गठबंधन को कि हमें इन राज्यों में आपका कोई सहयोग नहीं चाहिए। इसलिए चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या फिर दूसरी पार्टी में आप छोटी आरएलडी को देख लीजिए जो राजस्थान में वो चाह रहे थे अपने लिए सीट, और सारी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो कांग्रेस ने एक तरह से इन सारी रीजनल पार्टियों को धता बताते हुए उनकी औकात भी बताया है। तो अब ये सारे रीजनल पार्टियां इनको अपने अपने राज्यों में औकात बताएगी, ये बात भी तय है। क्योंकि कांग्रेस का ये क्लेम है कि अगर वो 500 विधानसभा सीटों पर बीजेपी से सीधे हुए लड़ती दिखेगी तो शायद इस देश में ये लगेगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी विनोद जी, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, जल्दी समेटिए क्योंकि मुझे जी विजय जी, अगर आप कोई मन में आपके सवाल हो तो वो पूछ लीजिए, समय बहुत खत्म हो गया, समाप्त हो गया, मुझे धनंजय जी के पास जाना है। मैं केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहूंगा, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, कोई हमारे साथ आए तो दरवाजे खुले हैं, जाना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। देश से सर्वोपरि हमारे लिए कुछ नहीं है। जहां तक गठबंधन की राजनीति की बात है, भाई अगर वो देश बचाना चाहते हैं तो आए हमारे साथ, नहीं तो वो लड़ रहे हैं और कांग्रेस अपने दम पर सक्षम है पूरे देश में लड़ने। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। धनंजय जी, देश मुश्किल में है ये कह रहे विजय कौशिक जी, और आप लोग उसको मुश्किल में डाल रखा आपने, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। जी नहीं, देखिए हम लोग तो चित्रकूट ही जानते हैं और चित्रकूट का नाम लेने और उसके अस्तित्व कहने वाले लोग हैं। लेकिन पता नहीं राजनीति का एक शब्द जो सपा ने कांग्रेस के लिए कहा, वो पता नहीं कुछ चीज से मिलता जुलता नाम है। हाँ, चिरकुट कुछ ऐसा ही नाम उन्होंने कहा, और उन्होंने अखिलेश कहा। अब इस तरह की स्थिति में और कपड़ा फाड़ राजनीति में एक दूसरे के लिए स्पेस बचता है, ये बड़ा मुश्किल बात है, बड़ी गजब की बात है कि ऐसे में वो कह रहे हैं। और सब राहुल गांधी ने जब अपनी यात्रा की थी तभी कहा था कि सपा क्षेत्रीय दल है, उनके पास राष्ट्रीय सोच नहीं है। और सपा राहुल का जिस तरह से पहले गठबंधन हुआ था 2 लड़कों का, और सपा ने जिस तरह से कांग्रेस को उसके बाद से पल्ला झाड़ा था, तो ये एक प्रयोग है सत्ता पाने का। किसी तरह से किसी भी प्रकार एन केन प्रकारेण सत्ता पाई जाए, ये इनका सारा चरित्र जो है इसी तरह से गढ़ा हुआ है। और इस देश का युवा हो रहा जनमन, आज की जनता, आज की पीढ़ी और सारे लोग बखूबी समझ गए हैं। इसलिए राजनीति के रेस में कांग्रेस बहुत पिछड़ गई है, उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। जिस तरह से बार बार भाई साहब कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, उनको भी पता है कि अब वो बचा नहीं। जिस तरह से बचपन में लोग कहते थे ना कि एक राजा था, एक राजा था, एक राजा था, उसी तरह से वो बार बार कह रहे हैं कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल, एक राष्ट्रीय दल, एक राष्ट्रीय दल है। उन्हें भी पता है कि कांग्रेस का दल का बल अब निकल चुका है, वैचारिक बल निकल जाने से कांग्रेस एक निर्बल हो चुका दल है, जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों के सामने घुटने टेक करके बैठा हुआ है। इस पूरी चर्चा में एक बात तो जरूर सामने आई है कि जो बात विजय जी ने कही कि कांग्रेस की क्लास में दरअसल जो क्षेत्रीय दल है वो क्योंकि यहाँ से अब ये सवाल निकलता है कि वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, और क्या वो मजबूरी में आएंगे लोकसभा तक, ये देखने की बात है। और 5 राज्यों के जो चुनाव है ये बहुत कुछ तय करेंगे। फिलहाल विनोद मिश्रा जी आपका, विजय कौशिक जी आपका और धनंजय जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए। और केजरीवाल का ईडी को उन्होंने कहा कि ये पूरा प्रकरण जो है ईडी को से सम्मान मिलने का ये राजनीति से प्रेरित है। इस पर चर्चा करेंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और केजरीवाल का ईडी को उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित है। ये बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि केजरीवाल को सम्मान दिया जाए, ऐसा आरोप केजरीवाल ने लगाया। और उसके बाद वो ईडी के सामने आज पेश नहीं हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर जाना था, लेकिन उन्होंने एमपी चुनाव की व्यस्तता बताकर समन पर जवाब देने के बदले चिट्ठी लिखी है और उसे राजनीति से प्रेरित बताया है, तो वो मध्य प्रदेश चले गए। दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व उप
मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और आज ये बड़ी आशंका जताई जा रही थी कि क्या केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन वो वहां गए ही नहीं। समन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त की जा रही थी और खासतौर पर आम आदमी पार्टी के ही नेता इस बात की आशंका ज्यादा व्यक्त कर रहे थे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के लिखे पत्र में कहा कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं और पार्टी का संयोजक भी हूं। राज्यों के चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका मेरे पास अलग से है, इसलिए मैं बहुत व्यस्त हूं, इसलिए आना संभव नहीं है। ये अपने पत्र में उन्होंने ईडी को लिखा है। 2 नवंबर को ईडी सीएम अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले में कथित लेन देन को लेकर सवाल पूछ सकती थी। आज 2 नवंबर को इस पर उनसे पूछताछ होनी थी और लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं गए। सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में आए शराब कारोबारियों ने लेन देन की बात मानी है और पैसे का उपयोग चुनावों में किए जाने की बात को कबूल किया है। ऐसी हालात में केजरीवाल पूछताछ को ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 बार 2 बार या 3 बार वो उसको मना कर सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा उनको जाना ही पड़ेगा अगर ईडी उनसे सवाल पूछना चाहती है। फिलहाल संबित पात्रा बीजेपी के नेता, वो क्या कहते हैं इस पूरे प्रकरण पर, आइए सुनते हैं। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है। कमेटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़े हुए हैं। अनुज से बातचीत करेंगे इस पूरे प्रकरण पर और जानेंगे कि क्या है इस पे आम आदमी पार्टी का रुख, क्या है बीजेपी का रुख। दरअसल इसके पीछे की पूरी सियासत को समझना चाहेंगे अनुज आपसे, क्योंकि इससे पहले तक, यानी कि ये कहा जाए कि बीती रात तक, 1 तारीख की रात तक आम आदमी पार्टी के नेता और तमाम उनके कार्यकर्ता ये कहते थक नहीं रहते कि बीजेपी उनके पीछे पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को आज की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये जिस तरह से स्ट्रैटेजी चेंज की और सुबह 10 बजते ये क्लियर हुआ कि वो आज पेश नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी। किस तरह से देखते हैं ये? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि नई शराब नीति जो दिल्ली की आई थी उसको लेकर जो भ्रष्टाचार के तमाम सवाल उठे हैं, उसके बाद देखिए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वो जांच का दायरा अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा है। हम इस बात को जानते हैं कि जितने भी शराब कारोबारी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, उसके बाद कुछ बयानों को लेकर और जो जांच एजेंसी को जो सबूत मिले हैं उसी के आधार पर यह समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है कि किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के नोटिस को, सम्मन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपने सम्मन को वापस लें, ये गलत भेजा गया है, ये राजनीति से प्रेरित है। ये ऐसा पहली बार इस तरह की बातें देखने को मिली हैं। अब उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं, सही हैं, ये सब जांच का विषय है निखिल। और उनके ऊपर अगर कोई आरोप गलत लगे हैं तो इसका तो जवाब अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनको जांच एजेंसी के सामने देना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आज जो रिप्लाई किया है मेल के माध्यम से ईडी को, उसमें उन्होंने समय की मांग नहीं की है। उन्होंने ये हवाला तो जरूर दिया कि वो स्टार प्रचारक हैं अपनी पार्टी के और उनको कई राज्यों के अंदर जाकर चुनाव प्रचार करना है, लेकिन अमूमन ऐसे मामले में हमने कई बार देखा है कि जांच एजेंसी जो सम्मन देती है तो जो जिसको सम्मन दिया जाता है वो समय मांगता है, वो 1-2 दिन का समय मांगता है, नई तारीख की बात करता है और ईडी उसको दोबारा से सम्मन देती है। इन्होंने कोई उसमें किसी भी तरह की समय की मांग नहीं की है। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच से भाग रहे हैं?
बच रहे हैं। आज दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा ये है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात निखिल ये है कि अगर वो ईडी के समन के बाद भी पेश नहीं होते हैं, दोबारा समन भेजा जाएगा, तीसरी बार समन भेजा जाएगा, उसके बाद मजबूरन जो है ईडी को अदालत की शरण में जाना पड़ेगा और गैर जमानती वारंट वहां से हासिल करना पड़ेगा और उसके बाद फिर इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या यह मामला उस स्थिति तक पहुंचेगा, ये सब देखने वाली बात जरूर होंगी। लेकिन कुल मिलाकर आज जो दिल्ली की राजनीति में चर्चा है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल, जिनके ऊपर अब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं नई शराब नीति को लेकर, वो जांच से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है अनुज, ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। मुद्दा अनुज ने खास तौर पर समझाया है और यहां से आपको लिए चलेंगे वाराणसी, जहां वाइस प्रेसिडेंट एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। He rendered a very thoughtful and thought-provoking discourse. He enlisted the challenges, the opportunities, the affirmative steps being taken by the government, governance being rendered easy, and also indicated expectations from you all. I am sure with him at the helm of affairs on the governmental side is a great advantage to this organization. Sri Manish Gupta, President of ICSI, well, he can thank me. I was Governor State of West Bengal and he was Vice President. I attended the function. It was a very involved function. And that too in the city of joy. You are now in the city of spirituality. Sri Ashish Mohan, Secretary, I am happy and delighted to note, ma'am, synergy between two of them. Normally, President and Secretary do not get on well. They are an excellent team. Sri Dhananjay Shukla, Program Director, he carries everything on his shoulders because your next 3 days deliberations depend on him. I have no doubt you will have very productive, involved 3 days of interaction and at a place which matters now globally. Sri Sunil Gupta, Secretary to Vice President, a 1987 batch IAS officer from this state, cadre is West Bengal, and an alumni of IIT Kanpur. Distinguished audience and company secretaries. To be here on this 51st National Convention of Company Secretaries is a delightful moment for me. I congratulate the organizers for 2 aspects in particular. One, the theme, and the theme is absolutely relevant from current perspective and contemporaneous ecosystem. And the theme is India at G20, empowering sustainable future through governance and technology. And second, काशी को चुना, काशी विश्वनाथ को चुना। वो काशी जो दुनिया की काया पलटती है, यहाँ आकर धन्य हो जाता है, यहाँ की मिट्टी को हर कोई नमन करता है। It is the spiritual city of the world. It is nerve center and epicenter of everything which is sublime. और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिसने काशी की काया पलटी है, हमारे प्रधानमंत्री, वो देखकर मैं अभिभूत हूँ। 15 साल पहले काशी आया था। आने से पहले पूरी जानकारी ली। विश्वास नहीं हो रहा है कि काशी में इतना बड़ा सकारात्मक बदलाव आना
कल्पना से परे बदलाव आना, ये तो महारथी काम है। पर आजकल सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि यही सही समय है। I express a deep sense of gratitude to the people of Kashi Banaras for having elected Shri Narendra Modi as our Prime Minister, because he is a member parliament from this place. His vision, mission, dedication, directional approach has taken Bharat to phenomenal heights. You all are aware of it more than I do, because you are directly involved with the growth trajectory of this nation. I am, friends, not guided by perception. तो आप देख रहे थे वाराणसी से 51वें कंपनी सेक्रेटरीज के 51वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और इसके बाद बात करेंगे इस वक्त में रिपोर्टर्स डायरी की, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं का क्या है मत, क्या है उनका विश्लेषण, ये जानेंगे अपने विशेष सेगमेंट रिपोर्टर्स डायरी में। पांच साल में राजनीतिक दलों को लगभग 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का गुप्त चंदा मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर मचे घमासान के बीच हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की जुबानी आइए समझते हैं पार्टियों को मिलने वाले चंदे का गणित। राजनीति में धन बल पर रोक लगाने के निरंतर प्रयास हुए हैं। इसमें काला धन न आए, इसको रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी प्रथाओं को शुरू किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड में 2000 से ऊपर के सभी चंदे कैश में नहीं हो सकते थे, लेकिन अभी जो तमाम जानकारियां आ रही हैं और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें राजनीतिक दलों की कोशिश रही है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा जो उन्हें धन प्राप्त हो वो 2000 से कम का हो, यानी कि अभी भी इसको पूरी तरीके से रोकना एक बड़ी चुनौती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति राजनीतिक दलों को धन देना चाहता है उसे पारदर्शी तरीके से एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा, जिसमें उसे टैक्स की छूट भी मिलेगी। लेकिन इन सभी प्रयासों को
अभी और ज़्यादा पारदर्शी बनाना ज़रूरी है और एक ऐसी प्रक्रिया को बनाया जाना ज़रूरी है जिसमें लोगों को भी पता चल पाए कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा कहां से आता है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो आपने देखा कि किस तरह से जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो लेकर आया गया कि 2000 रुपए से ज़्यादा का जो भी चंदा आए उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाए और वो चंदा कैश में ना हो सके। लेकिन ये राजनीतिक दलों को गवारा नहीं था और इस पर आपने जो हमारे रिपोर्टर हैं उनका विश्लेषण सुना। तो इस वक्त में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।